everyone, today I have came up with chapter 3 of accountancy for class 11 students. So without wasting time, let's start the chapter. The chapter name is accounting principles. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? पहले क्या होता था कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है सिर्फ प्रोपराइटर को ही चाहिए होती थी, ऑनर को ही चाहिए होती थी। लेकिन हमने अभी डिस्कस किया, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑनर के अलावा भी बहुत से लोगों को चाहिए होती है। तो अब ऑनर तो जो चीज़ लिखेगा वो बहुत अच्छे से समझ पाएगा, लेकिन अगर वो चीज़ जिसने लिखी है उसके अलावा किसी और को पढ़नी हो तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हर एक पर्सन की अपनी अपनी जो है परसेप्शन होती है, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा एंड इट वुड बी क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अदर पार्टीज़ टू चेक आउट और टू डिराइव आउट द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू देम। सो इसके लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, मतलब एक सेट ऑफ रूल्स या गाइडलाइंस होती हैं जिनकी बेसिस पे हम लोग अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम उससे मीनिंगफुल कंक्लूजन्स को ड्राइव आउट कर सके। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं? दिस रेफर्स टू दोज जनरल गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स दैट आर फॉलोड बाय द अकाउंटेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर जगह के अकाउंटेंट्स इनको फॉलो करते हैं, वेदर इट इज़ इन इंडिया और सम अदर कंट्री। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम गैप से डिनोट करते हैं, गैप बोल सकते हैं। गैप स्टैंड्स फॉर जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो now let's move on to the nature या characteristics of accounting principles. So the very first is based on एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस। जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस दोनों पे बेस्ड हैं। जैसे जैसे टाइम पास होता गया, जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया अकाउंटिंग का, तो अकाउंटेंट्स को जो भी प्रॉब्लम फेस हुई, जैसी भी प्रॉब्लम फेस हुई, तो उन्होंने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते करते दे हैव इमर्ज्ड विद द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स। तो उन्होंने प्रिंसिपल्स फॉर्म किए ताकि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन जो है मिल जाए, ताकि आगे वाले अकाउंटेंट्स को, फर्दर जनरेशन्स को वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो दीज आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। अब ये जो है यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हर तरह के बिजनेस को फॉलो करने ही पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी बिजनेस के लिए कुछ है, मतलब दे कैन नॉट बी मॉडिफाइड। हाँ, पर एज कंपेयर टू साइंस के प्रिंसिपल्स दे आर क्वाइट मॉडिफिएबल। हम उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, बट हम यूनिफॉर्म है, वो सभी के लिए इक्वल है, सभी के लिए सेम। देन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो दे आर नॉन स्टैटिक, कि वो स्टैटिक नहीं होते, रिजिड नहीं होते साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह। हम टाइम टू टाइम उन्हें अपडेट कर सकते हैं। जैसे जैसे टाइम फ्लो होता जाता है वैसे वैसे एवोल्यूशंस आते जाते हैं, नई नई चीज़ें हमें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं, नई नई इन्वेंशंस हो जाते हैं। तो टाइम टू टाइम जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में चेंजेस भी आते रहते हैं, और अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से कोई भी कंपनी, कोई भी अकाउंटेंट जो है रेलेवेंट, जो उसकी बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल हो या फॉर द नीड ऑफ द आवर हो, तो वो प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकता है अपने अकॉर्डिंगली। सो और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का जो नेचर है वो इस क्राइटेरिया को भी सेटल करना चाहिए। 4 हमें से 4 से एब्रीवेट किया है। तो F स्टैंड्स फॉर फिजिबिलिटी, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिविटी एंड R स्टैंड्स फॉर रेलेवेंस। फिजिबिलिटी की एक प्रिंसिपल जो है फीजिबल होना चाहिए। हम जहाँ भी इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना चाहें वो बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के या बिना किसी कोर्स को बियर करे हम उन्हें बड़े आराम से अप्लाई कर सके। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कुछ ऐसे होने चाहिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड भी होने चाहिए, कि जिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमने उन्हें बनाया है वो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं फुली अचीव कर पाए, प्रॉपर वे में अचीव कर पाए। एंड देन द लास्ट इज़ कि हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो ऑब्वियसली रेलेवेंट तो होने चाहिए, उनमें रेलेवेंस का एलिमेंट होना चाहिए। दिस शुड बी रेलेवेंट, यानी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा रेलेवेंट हो, जो कि यूज़र के लिए यूज़र फ्रेंडली हो और जो है ऑब्जेक्टिव फ्रेंडली भी हो। जिस पर्पज़ के लिए उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए उस पर्पज़ के लिए इन्फॉर्मेशन मिल जाए। Now, the accounting principles has been divided into 2 types, that is concept and conventions. Concepts और conventions में accounting principles को divide किया गया है। So concepts क्या होते हैं? ये वो accounting principles होते हैं जो बहुत ज़्यादा basic nature के होते हैं, जिनके बिना we cannot imagine our accounting। हमारी accounting कहीं पे stand ही नहीं करती है, हम उसे imagine ही नहीं कर सकते।
इन प्रिंसिपल्स की लीगल एक्सेप्टेंस होती है कि लॉ इन्हें एक्सेप्ट करता है एंड दीज आर फ्री फ्रॉम जजमेंट, क्योंकि ये स्टैटिक होते हैं, बहुत बेसिक होते हैं, तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होते हैं। इसमें किसी की भी पर्सनल बायसनेस, पर्सनल जजमेंट नहीं लगती है, या किसी को भी अपने हिसाब से उसको परसीव करके नहीं अप्लाई करना है। यूनिफॉर्मली अडॉप्टेड, ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह हर लेवल पे यूनिफॉर्मली एक जैसे अडॉप्ट किए जाते हैं, कोई भी डिफरेंस उनमें नहीं बनाया जाता। और प्रिंसिपल्स का दूसरा टाइप है कन्वेंशंस। कन्वेंशंस जो हैं वो कंसेप्ट्स की तरह मोस्ट बेसिक नहीं होते। इट इज़ बेस्ड ऑन एग्रीमेंट कि फर्म चाहे तो इनको अप्लाई कर सकता है, अगर फर्म नहीं चाहता तो देयर इज़ नो नीड टू अप्लाई दैट। सो ये जो कन्वेंशंस होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो होते हैं, दैट आर नॉट फ्री फ्रॉम जजमेंट्स, कि यहाँ पे जो है बाइजनेस के चांसेस होते हैं, यहाँ पे बाइजनेस होती है, जबकि कंसेप्ट्स में ऐसी कोई बाइजनेस नहीं होती। एंड कन्वेंशंस आर फॉलोड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपरेशन। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें कन्वेंशंस की ज़रूरत पड़ती है, जबकि जो कंसेप्ट्स हैं वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग, जर्नल एंट्री पास आउट करते से ही हमें कंसेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कंसेप्ट्स को हम यूज़ करते हैं। एज कंसेप्ट्स जो है यूनिफॉर्मली अडॉप्टेड होते हैं, लेकिन कन्वेंशंस जो हैं वो यूनिफॉर्मली अडॉप्टेड नहीं होते, इक्वली अडॉप्टेड नहीं होते। हर कंट्री में या हर ऑर्गेनाइजेशन में इनकी अडॉप्शन वैरी कर सकती है। कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्हें इम्प्लीमेंट करेगा, कोई नहीं करेगा। अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन उन्हें इम्प्लीमेंट कर भी रही हैं तो हर अकाउंटेंट की अलग परसेप्शन होगी, वो हर अलग अलग हिसाब से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा। मेरी फर्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलेगा, और इसी एजम्पशन के बेसिस पे हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को जब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं तो उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं कि जिस कॉस्ट पे हमने उन चीज़ों को परचेज किया है या परचेज किया था, उसी कॉस्ट पे हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेसिस पे ही जो काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं वो आपस में या किसी थर्ड पार्टी से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में तभी जाते हैं क्योंकि हम उनको एज्यूम करते हैं वो लंबे टाइम तक चलेंगे, और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेसिस पे ही हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस भी पे करते हैं या रिसीव करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज एक्रूअल कंसेप्ट, कि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को, दोनों ट्रांजेक्शन को, एक कैश ट्रांजेक्शन्स को प्लस एक्रूअल ट्रांजेक्शन्स को, दोनों ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम अपने बिजनेस की जो करेक्ट पोजीशन है, बिल्कुल करेक्ट पोजीशन है, बिल्कुल ट्रू पोजीशन है, उसको हम कैलकुलेट कर सकें, उसको जान सकें। सपोज़ हमारे पास कोई भी ऑर्डर आता है या कभी कभी हम लोग क्रेडिट पे सेल्स कर देते हैं, तो हमारी सेल्स तो हो गई, मतलब हमें प्रॉफिट तो हुआ ही हुआ, लेकिन अगर हमें उससे अभी कैश रिसीव नहीं हुआ और हम उसे रिकॉर्ड ही नहीं करें तो हमारी बिजनेस की हमें एग्जैक्ट पोजीशन का नहीं पता चलेगा। तो एक्रूअल कंसेप्ट की अकॉर्डिंगली हमें कैश प्लस एक्रूअल दोनों बेसिस को रिकॉर्ड करना चाहिए, ना कि सिर्फ कैश बेसिस को, ताकि हम अपने फॉर्म की वेरी एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। देन द नेक्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है कि हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं या जो भी अकाउंटिंग मेथड्स हैं चीज़ों को रिकॉर्ड करने, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के, वो सब जो है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, मतलब वो ईयर टू ईयर सेम रहने चाहिए, ना कि हम उसे बहुत क्विकली चेंज कर लें कि एक साल हमने किसी तरीके से अकाउंटिंग की, दूसरी साल हमने अलग तरीके से अकाउंटिंग की। तो यहाँ से एक प्रॉब्लम अराइज होगी कि हम उन दोनों अकाउंटिंग हमने की, दोनों अलग अलग तरीके से की, तो हम उनमें कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा जो स्केल है वो सेम नहीं रहेगा। सो इसका बेस्ट एग्जांपल है कि हम डेप्रिसिएशन को दो तरीके से चार्ज कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से या फिर रिटन डाउन वैल्यू से। ये हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर चैप्टर्स में। तो अगर हम एक साल अपने वैल्यू को या अपनी डेप्रिसिएशन को स्ट्रेट लाइन से कैलकुलेट कर देते हैं
और नेक्स्ट ईयर रिटन डाउन वैल्यू से कैलकुलेट करता है। तो हमारी जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो डिफ़र कर जाएगी और हमारे डेप्रिसिएशन अकाउंट से हमें जो है वो एक कंपैरेटिव व्यू नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से हमें फर्दर बिजनेस डिसीजंस को लेने में प्रॉब्लम रहेगी। तो लेकिन हमारी बिजनेस जो कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए अकाउंटिंग मेथड्स की, लेकिन कंसिस्टेंसी शुड बी लिबरल, कि बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मूला बन गया या एक कंसेप्ट रेडी हो गया, एक प्रिंसिपल हो गया तो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिजनेस वही कंसेप्ट चलेगा। नहीं, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी ज़रूरत हो हम उसको चेंज कर सकें, लेकिन अननेसेसरीली हम उसे चेंज नहीं करें। और जो भी हमें बेस्ट लगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द फर्म, सिचुएशन ऑफ द इन्वायरमेंट, बेस्ट वाले को हम लोग अडॉप्ट कर लें, लेकिन हम उसे बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं करें। उससे हमारी कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम आ सकती है और हमारे अल्टीमेटली हमारे बिजनेस पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा।